सेक्शन 5 हम देखते हैं। सेक्शन 5 हमारा जो हेडिंग है, एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट। देखिए हेडिंग से ही समझ में आ जाता है हमें कि बेसिकली सेक्शन 5 हमें यही बता रहा है कि एविडेंस हमें किस रिलेशन में देने हैं। तो दो ही चीज़ें हैं, फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। इन्हीं दोनों के संबंध में हम अपने एविडेंस कोर्ट में दे सकते हैं। अगर हमारे जो एविडेंस है वो या तो फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट से कनेक्टेड नहीं है तो हम एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन सेक्शन 5 के अंडर में एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अगर सीपीसी के अंडर में किसी पर्सन को कोई फैक्ट प्रूव करने के लिए डिसएंटाइटल्ड किया गया है तो वो पर्टिकुलर पर्सन उस रिगार्डिंग में एविडेंस नहीं देगा। ठीक है, फिर वो चाहे फैक्ट इन इशू हो या रिलेवेंट फैक्ट हो। तो कुल मिला के हम एविडेंस फैक्ट इन इशू के रिलेशन में दे सकते हैं, रिलेवेंट फैक्ट के रिलेशन में दे सकते हैं। अगर किसी पर्सन को सीपीसी के अंडर में डिसएंटाइटल किया गया है एविडेंस देने के लिए या फिर प्रूव करने के लिए किसी पर्टिकुलर फैक्ट को, तो वो उस फैक्ट के रिगार्डिंग एविडेंस नहीं देगा। अब हम देखते हैं अपना सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके अंडर में कवर होता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस सेक्शन को हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देके पढ़ेंगे। सेक्शन की हेडिंग है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर बीइंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। मतलब उन फैक्ट्स की रिलेवेंसी अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट में जो किसी सेम ट्रांजैक्शन में हो रहे हैं, ठीक है, या उसका पार्ट है। बेसिकली कोई फैक्ट किसी सेम ट्रांजैक्शन के पार्ट है तो उनकी रिलेवेंसी के बारे में बात करेंगे। इसकी डेफिनेशन देखिए, फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, ऐसे फैक्ट जो इशू में नहीं है, मतलब या जो डिस्प्यूटेड पॉइंट में नहीं है, आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन आर रिलेवेंट। ऐसे फैक्ट जो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड नहीं है बट आर सो कनेक्टेड विद द फैक्ट, फैक्ट से इस तरीके से जुड़े हुए हैं जो पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन क्रिएट करते हैं, वो फैक्ट रिलेवेंट होंगे वेदर दे अकर्ड एट द सेम टाइम एंड प्लेस और एट डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस। ये हमारी सेक्शन 6 की डिफिनेशन, ठीक है। तो सेक्शन 6 की डिफिनेशन से हमें ये समझ में आता है कि अगर कोई फैक्ट है जो हमारे फैक्ट इन इशू से रिलेटेड नहीं है बट वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है तो वो रिलेवेंट होगा, चाहे वो सेम टाइम या सेम प्लेस पे हुए हो या डिफरेंट टाइम या डिफरेंट प्लेस पे हुए हो। अब सेम ट्रांजैक्शन का मतलब एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि सड़क पे दो लोग जा रहे हैं। अब दो लोग तो नहीं जा रहे होंगे, काफ़ी लोग भी जा रहे होंगे। दो लोगों में अचानक से लड़ाई होने लगती है। पहले बहस होती है, फिर हाथापाई स्टार्ट हो जाती है। अब जो बगल में लोग खड़े होंगे वो तो देखेंगे कि उन दोनों में क्या हो रहा है, ठीक। अब जब उन दोनों की लड़ाई हो रही है उस समय जो भी घटनाएं हो रही हैं, किसी ने कुछ सुना, किसी ने कुछ देखा या किसी ने कुछ कहा, तो उसको बेसिकली हम सेक्शन 6 के अंदर में रखेंगे और उसे रिलेवेंट कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि दो लोग लड़ाई कर रहे हैं, अब किसी तीसरे ने उनको लड़ते हुए देखा और वो तुरंत गया, उसने एक पुलिस वाले को खबर कर दी कि दो लोग वहाँ पे लड़ रहे हैं। हालांकि उस तीसरे व्यक्ति का खबर करना फैक्ट इन इशू से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन उसका जो
उसने जो पुलिस वाले को बताया उसको सेक्शन 6 के अंडर में रिलेवेंट माना जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे की हमने बात की है। देखिए, रेस जस्टे की परिभाषा हमने यहाँ लिखी है कि रेस जस्टे बेसिकली कहता क्या है। तो यहाँ लिखा है, इट हैज़ टू बी डन, ट्रांजेक्शन की बात हो रही है या फिर कोई एक्ट, इट हैज़ टू बी डन और मेड इमीडिएटली बिफोर और ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर द अकरेंस ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। गलती से यहाँ मेन ट्रांजेक्शन लिख दिया गया है, जिसे मैं सेम ट्रांजेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, तो इट हैज़ टू बी डन और मेड इमीडिएटली, यहाँ पे शब्दों का ध्यान आपको देना पड़ेगा। इमीडिएटली बिफोर द सेम ट्रांजेक्शन, ड्यूरिंग द सेम ट्रांजेक्शन और इमीडिएटली आफ्टर द अकरेंस ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। तो बेसिकली जो रेस जस्टे है वो हमें ये बताता है कोई भी एक्ट वो सेम ट्रांजेक्शन के तुरंत पहले, इमीडिएटली बिफोर मतलब तुरंत पहले, एक सफिशिएंट टाइम ऑफ गैप उसमें नहीं किया जाता है, या उस ट्रांजेक्शन के दौरान किया जाता है, या तुरंत उसके बाद किया जाता है, तो वो रेस जस्टे में इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ केसेस हैं जो हमें रेस जस्टे में देखना चाहिए, उसके बाद हमें रेस जस्टे थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए, पहला केस है आर वर्सेस बेडिंगफील्ड, 1695 का केस है। इसमें एक औरत घर से बाहर निकल के आती है और अपनी आंटी से कहती है कि देखिए, और हाँ, ध्यान देने वाली बात ये है कि मैं एक चीज़ भूल गया आपको बता रहा हूँ, उस औरत का गला हल्का सा कटा हुआ होता है, किसी भी हथियार से काटा गया होगा, और वो बाहर आती है कमरे की और अपनी आंटी से कहती है कि आंटी देखिए, बेडिंगफील्ड ने मेरे साथ क्या किया। ठीक है, अब अगर वैसे तो देखा जाए, जो हमने डेफिनेशन पढ़ी या हमने जो इसे देखा, तो उस हिसाब से तो उसका जो स्टेटमेंट है वो रेस जस्टे में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक जज थे जिनका नाम था सीजे कॉम्पन, उन्होंने डिसीजन काफ़ी स्ट्रिक्ट वे में लिया और जिसका गला कटा हुआ था उस औरत के स्टेटमेंट को उन्होंने रेस जस्टे का पार्ट नहीं माना। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि उसने जो भी कहा है वो एक्ट खत्म होने के बाद कहा है। तो इस केस में रेस जस्टे को काफ़ी स्ट्रिक्टली डिफाइन किया गया था। दूसरा भी केस ऐसा ही है, आर वर्सेस क्रिस्टी, ये 1914 का केस है। इसमें भी यही बात कही गई है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यही कहा गया है कि अगर एक्ट ख़त्म हो रहा है और एक्ट ख़त्म होने के बाद कोई भी जिसके साथ कुछ भी हुआ हो वो आगे किसी से भी कुछ कहता है, ठीक है, वो आगे किसी से भी कुछ कहता है, तो वो रेस जस्टे का पार्ट नहीं होगा। लेकिन अब आता है हमारे पास एक केस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रैटन वर्सेस रेगिना। इस केस का और भी नाम हो सकता है रैटन वर्सेस क्वीन, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे रैटन वर्सेस रेगिना। ये 1971 का केस है। इसमें इन दोनों डिसीजन को ओवर रूल कर दिया गया, आर वर्सेस बेडिंगफील्ड के डिसीजन को और आर वर्सेस क्रिस्टी को। इन दोनों ने रेस जस्टे को स्ट्रिक्टली डील किया था, लेकिन रैटन वर्सेस रेगिना में रेस जस्टे को लिबरल वे में डील किया गया। इसमें होता क्या है, एक महिला कॉल सेंटर में फ़ोन करती है और जो फ़ोन उठाता है कॉल सेंटर में, उससे वो कहती है कि आप मेरा फ़ोन तुरंत पुलिस के पास कनेक्ट करिए, मेरी जान को खतरा है। और उसी दौरान वो अपना एड्रेस कॉल सेंटर वाले को बता देती है, तब तक उसका फ़ोन कट जाता है। कुल मिला के एक महिला फ़ोन करती है, कॉल सेंटर वाले से कहती है कि आप पुलिस के पास मेरा फ़ोन कनेक्ट करिए, मेरी जान को खतरा है, और वो अपना एड्रेस उसको कॉल सेंटर वाले को बता देती है। जब तक कॉल सेंटर वाला पुलिस के पास फ़ोन कनेक्ट करता तब तक फ़ोन कट जाता है। अब पुलिस के पास एड्रेस तो पहुँच ही गया, ठीक है। अब पुलिस पहुँचती है रेगिना के घर, वहाँ देखती है कि रेगिना मरी हुई पड़ी है।
अब रेगिना का हस्बैंड कहता है कि जो गोली चली है रेगिना के ऊपर वो एक्सीडेंटली चल रही है, ठीक है। मतलब उसने इंटेंशनली रेगिना को नहीं मारा, एक्सीडेंटली उसने गोली मार दी। लेकिन अब देखिए यहाँ पे जो रेगिना ने कॉल सेंटर में फ़ोन किया था कि पुलिस के पास मेरी कॉल कनेक्ट करिए, मेरी जान को खतरा है। अब इससे आप भी मान लीजिए, अगर आप भी उस जगह होते तो आप भी यही सोचते कि मतलब अगर किसी व्यक्ति की जान को खतरा है सच में और उसे ऐसा लग रहा है, तभी तो वो किसी से कहेगा ना कि मेरी जान को खतरा है। क्योंकि अगर एक्सीडेंटली गोली मारी होती तो भाई रेगिना को पता ही नहीं होता कि उसकी जान को खतरा है। तो इसलिए रेगिना ने जो कॉल सेंटर में फ़ोन किया, उसके फ़ोन करने को यहाँ पे रेस जेस्टे माना गया, क्योंकि वो इंसिडेंट होने के पहले इमीडिएटली बिफोर कॉल की गई थी। तो इन दोनों में वैसे आर वर्सेस बेडिंगफील्ड में स्ट्रिक्टली कहा गया था, देखिए आर वर्सेस बेडिंगफील्ड में ये बताया गया था कि अगर कोई एक्ट और वो कंटिन्यू है और उस एक्ट के कंटिन्यू रहते हुए कोई किसी से कुछ कहता है तो वो एक्ट रेस जस्टे में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्योंकि इसमें जो औरत आई थी जिसने अपनी आंटी से कहा था देखिए बेडिंगफील्ड ने मेरे साथ क्या किया, तो यहाँ पे उसके स्टेटमेंट को रजिस्टर में इंक्लूड नहीं किया गया। तो यहाँ पे बेसिकली एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में इसको रख दिया गया था कि अगर आप एक्ट कंटिन्यू होने के दौरान कुछ कह रहे हैं तो आप रजिस्टर में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। लेकिन रैटन वर्सेस रेगिना में इस चीज़ को हटाया गया और इसको लिबरल वे में डील किया गया, जो हमने यहाँ लिखा है देखिए, इट हैज़ टू बी डन और मेड इमीडिएटली बिफोर और ड्यूरिंग और इमीडिएटली आफ्टर द अकरेंस ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। देखिए कोई ट्रांजेक्शन अगर है उसके इमीडिएटली बिफोर या फिर उसके ड्यूरिंग या फिर इमीडिएटली आफ्टर कोई स्टेटमेंट कहा जाता है तो वो हमारा रजिस्टर का पार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक बेसिक सी बात है इस डॉक्ट्रिन को समझने के लिए कि एक ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है और उस ट्रांजैक्शन को कोई देख रहा है और अगर किसी ने देखा, अब उसने कोई स्टेटमेंट दिया, अब उसका स्टेटमेंट सेक्शन 6 में तभी रिलेवेंट होगा जब तक उस स्टेटमेंट को उसने किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को एक सफिशिएंट गैप ऑफ टाइम में बता दिया होगा। मतलब कंटेम्परेनियस होना चाहिए कि कोई एक्ट हो रहा है उसके तुरंत बाद या फिर थोड़ी देर बाद। ऐसा नहीं कि आपने एक्ट देखा आज और बता रहे हैं कल, तो यहाँ पे एक हो गया सफिशिएंट टाइम ऑफ गैप। आपने एक्ट आज देखा और बताया कल, तो आप जो कल स्टेटमेंट देंगे उसको रजिस्टर में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। अब एक एविडेंस आता है, इसका नाम है हियर से एविडेंस, ठीक है। तो जो हियर से एविडेंस है वो हमारे एविडेंस में इंक्लूड नहीं किया गया। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोर्ट जो चाहती है ठोस सबूत चाहती है कि जैसे कोई विटनेस है, इसने कोई एक्ट होते हुए देखा, मतलब डायरेक्ट होना चाहिए, डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए, हियर से नहीं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने कोई एक्ट होते हुए देखा और उसने वो कोर्ट को जाके बताया तो वो डायरेक्ट एविडेंस हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने देखा है और उसने किसी और व्यक्ति को बताया है, वो व्यक्ति जाके कोर्ट में कहता है वो बात जो उसने देखी थी, तो वो हियर से एविडेंस माना जाएगा, ठीक है। लेकिन अब डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे में क्या है कि मान लीजिए किसी ने कोई एक्ट होते हुए देखा, ठीक, अब उसने वो स्टेटमेंट किसी और को बता दिया, ठीक, अब उसने जाके कोर्ट में वो बात कही, तो देखिए देखा किसी और ने, बताया किसी और ने, तो अब यहाँ पे जो बता रहा है वो देखने वाला व्यक्ति तो है नहीं, उसे तो हियर से एविडेंस में आना चाहिए। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जस्टे में उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा, इंक्लूड कर लिया गया है और उसके एविडेंस को यहाँ मान लिया जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली रेस जस्टे को हम यही कह सकते हैं
कि अगर कोई एक्ट हो रहा है, ठीक, जो सेम ट्रांजेक्शन में लिखा है, उस एक्ट के दौरान जो भी घटनाएं होती हैं, कोई व्यक्ति कुछ कहता है, कोई व्यक्ति कुछ सुनता है, और इमिडिएटली बिफोर मतलब तुरंत पहले या उस घटना के दौरान या उसके बाद, और वो जाके किसी से कुछ कह देता है या पुलिस को कंप्लेन कर देता है, तो वो हमारा रेस जस्टे माना जाएगा। रेस जस्टे में एक चीज़ बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे ये पहली बात तो अगर कोई स्टेटमेंट है वो कंटेम्परेनियस होना चाहिए, उसमें एक सफिशेंट गैप ऑफ टाइम नहीं होना चाहिए। अगर सफिशेंट गैप ऑफ टाइम है तो आपका वो रेस जस्टे में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एक हमारे पास केस है इसका नाम है श्याम नंदन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991। इसमें ये कहा गया है क्या एफआईआर रेस जस्टे हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो इसमें ये डिक्लेयर किया गया था कि एफआईआर भी रेस जस्टे हो सकती है। मान लीजिए ए और बी लड़ाई कर रहे हैं, ए और बी में काफ़ी लड़ाई हो रही है, सी ने उनको लड़ते हुए देखा। अब सी तुरंत जाता है पुलिस स्टेशन में और वो एक एफआईआर दर्ज करवा देता है इन दोनों के खिलाफ जो जो उसने देखा। तो अब देखिए यहाँ पे यही आ रहा है पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। इन दोनों की लड़ाई हो रही है ए और बी की, सी ने इनको लड़ते हुए देखा और सी गया पुलिस स्टेशन, सी ने तुरंत ही एफआईआर लॉन्च करवा दी। तो अब यहाँ पे जो उसने एफआईआर लॉन्च करवाई है वो हो जाएगी पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन और उसे रेस जस्टे में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो रेस जस्टे उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा।